हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सिक्स सेमेस्टर के हिस्ट्री सब्जेक्ट के बारे में, जिसकी बुक का नाम है यूरोप का इतिहास 1870 से 1945 तक का। ठीक है, यूरोप का इतिहास जो कि 1870 से 1945 के बीच में रहा है, उसके बारे में हम बात करेंगे। हम इस सब्जेक्ट की यूनिट नंबर एक या फिर कहे चैप्टर नंबर एक, जो कि था द्वितीय औद्योगिक क्रांति 1870 से 1914 तक, ये हम कंप्लीट कर चुके हैं। दो पार्ट्स में ये जो चैप्टर है ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पे मिल जाएगी। प्लेलिस्ट आप जाके एक्सेस कर सकते हैं इस सब्जेक्ट की, और सारी की सारी वीडियोस जितनी भी इंपॉर्टेंट है वो आपको वहां देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, आज की जो वीडियो है वो है हमारी पार्ट नंबर 2, जो कि है 1873 की आर्थिक मंदी और पुनरुद्धार। मतलब 1873 में जो आर्थिक रूप से मंदी आई थी वो, और उसके बाद उस मंदी से किस प्रकार से निकला गया, उसका पुनरुद्धार किस प्रकार से हुआ, इस बारे में ये आपका चैप्टर है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो पूरा देखिए, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए। पार्ट 2 है हमारा, या चैप्टर 2 है 1873 की आर्थिक मंदी और पुनरुद्धार। 1873 की आर्थिक मंदी के बारे में बात करते हैं। द इकोनॉमिक डिप्रेशन ऑफ 1873। 1873 की जो आर्थिक मंदी थी, जिसे ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1873 या लॉन्ग डिप्रेशन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, 19वीं शताब्दी के अंत की एक गंभीर और दीर्घकालीन आर्थिक घटना थी। ठीक है, ये जो 1873 में आर्थिक मंदी आई थी, इसे दो नाम से जाना जाता है, ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1873 या फिर लॉन्ग डिप्रेशन। इन दो नामों से जाना जाता है। 19वीं शताब्दी का जब अंत था ना, तब एक तो गंभीर थी ये, मतलब एक प्रकार से कहें कि काफी ज्यादा आर्थिक रूप से मंदी आ चुकी थी। ठीक है, दूसरा दीर्घकालीन थी, मतलब लंबे समय तक ये चली थी। इस मंदी ने यूरोप और उत्तरी अमेरिका में वर्षों तक आर्थिक अस्थिरता और संकट की जो स्थिति थी उसे उत्पन्न कर दिया था। ये जो मंदी आई थी ना, इसने क्या करा था, यूरोप यूरोप के साथ साथ जो उत्तरी अमेरिका था ना, वहां पे कई सालों के लिए, मतलब कई वर्षों के लिए आर्थिक रूप से जो अस्थिरता आती है, मतलब आप कह सकते हैं कि इकोनॉमी में जो डगमगाहट आ जाती है, ठीक है, और जो संकट आ जाते हैं, वो स्थिति उत्पन्न कर दी थी पूरी तौर पे। अब देखते हैं शुरुआत से कि क्या सब हुआ था। ठीक है, शुरुआत की बात करते हैं तो इस वैश्विक मंदी की शुरुआत यूरोप से हुई थी। ये जो वैश्विक मंदी है, इसकी शुरुआत हुई थी यूरोप से। किस प्रकार से? 9 मई 1873 को वियना स्टॉक एक्सचेंज का पतन हुआ, जिसे वियना क्रैश कहा जाता है। ठीक है, ये देखिए, ये जो पॉइंट्स है ना, हमने यहाँ पे डिस्कस करे, इन पॉइंट्स को अच्छे से समझिएगा, क्योंकि अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन सटीकली कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको रिलेटेड, अगर आपको आंसर नहीं पता, सपोज करिए कि आपको उस समय आंसर नहीं पता, तो आप रिलेटेड कंटेंट भी अगर बढ़िया से एक्सप्लेन करके लिखते हैं ना, तो भी आपको अच्छे खासे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि हर एक पॉइंट को समझते हुए चलना है कि हाँ, ये चीजें हुई थी। ठीक है, तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन का जो आंसर है वो किस रिलेट में है। तो क्या हुआ था, आर्थिक जो वैश्विक मंदी हुई थी आर्थिक रूप से बड़े स्तर पर, ठीक है, वो शुरू हुई थी 9 मई 1873 को, जब वियना स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, मतलब स्टॉक एक्सचेंज जो होता है उसका पतन होता है, जिसे क्या कहा जाता है, वियना क्रैश कहा जाता है। इसका मुख्य कारण क्या था? अचल संपत्ति, मतलब रियल रियल एस्टेट में अत्यधिक अटकलें और बाजार की अस्थिरता। ठीक है, इसका जो क्रैश होने का कारण था, या हम कहे पतन होने का कारण था, वो था अचल संपत्ति, मतलब रियल एस्टेट जो होता है ना, रियल एस्टेट्स, ठीक है, उसमें अत्यधिक अटकलें आ रही थी। साथ के साथ बाजार जो अस्थिर था, मतलब बाजार में ऐसा नहीं है कि भाई लोगों को लगता है कि हाँ बाजार ठीक है, ऊपर उठ रहा है या नीचे गिर रहा है, नहीं, ठीक है, अस्थिर था, कभी एकदम से डाउनफॉल आ जा रहा था, कभी एकदम से हाइक चली जाती थी। तो इस प्रकार की व्यवस्था उस समय चल रही थी। इसी वर्ष सितंबर 1873 में अमेरिका में वित्तीय संकट शुरू हुआ, जिसे पैनिक ऑफ 1873 के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब देखिए, 1873, 9 मई 1873 को जो वियना स्टॉक एक्सचेंज था उसका पतन हुआ। ठीक है, अब उसी साल 1873 में सितंबर के महीने में अमेरिका में जो वित्तीय संकट है ना, वो सामने आ चुका था, जिसे क्या किस नाम से जाना जाता है, जिसे नाम जाता है पैनिक ऑफ 1873 के नाम से जाना जाता है। अमेरिकी रेलवे कंपनी में भारी निवेश हुआ, जिसे पूरा नहीं किया जा सका, और परिणाम स्वरूप संकट और गहरा गया। ठीक है, अब क्या हुआ कि भाई अमेरिका रेल कंपनियां जो थी ना, उनमें काफी बड़ी मात्रा में इन्वेस्टमेंट हुआ था, बट जो इन्वेस्टमेंट हुआ था उसके अकॉर्डिंग एक प्रकार से कहे कि उसे पूरा नहीं किया जा सका था। ठीक है, तो अब क्या हुआ, जब ये हुआ, तो इसका जब परिणाम, जब पूरा नहीं हुआ, तो इसका परिणाम क्या निकला, एक संकट सामने आया, और संकट काफी ज्यादा गहरा गया था। ठीक है, 1873 की आर्थिक मंदी के कारण, 1873 की आर्थिक मंदी के कई बड़े कारण थे, जो एक दूसरे से कहीं ना कहीं जुड़े हुए थे। इसीलिए ये सारे कारण आप कह सकते हैं कि एक कारण से निकला दूसरा कारण, इस प्रकार से एक दूसरे से जुड़े हुए थे, जो एक दूसरे से जुड़े हुए थे और मिलकर इसे वैश्विक संकट के जन्म देने
के लिए जिम्मेदार थे। ठीक है, ये सारे कारण मिले हुए थे जिससे वैश्विक एक संकट आया था। पहला पॉइंट क्या बनता है कारणों के अंतर्गत? अत्यधिक निवेश और अटकलों का बुलावा। रेल रोड में अत्यधिक निवेश। अमेरिका में रेल निर्माण में अत्यधिक पूंजी लगाई गई। सरकार और निजी निवेशकों ने बिना स्थिर मांग और ठोस आर्थिक आधार के निवेश किया। देखिए अब क्या हुआ कि रेल रोड के ऊपर ज्यादा पैसा लगा दिया गया। जैसे नॉर्मल सी बात है, अमेरिका में जो रेल व्यवस्था है ना, उसके ऊपर 1873 में बहुत ज्यादा पैसा लगा दिया जा चुका था। ठीक है, सरकार के द्वारा भी और जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स होते हैं ना, उन्होंने भी अंधा पैसा लगा दिया था उसके ऊपर। बट जो पैसा लगाया गया था या जिस काम के लिए लगाया गया था वो काम सही प्रकार से नहीं हुआ। ठीक है, अब दूसरे पॉइंट में, मतलब पहले पॉइंट का दूसरा देखें तो अचल संपत्ति की अटकलें। वियना और अन्य यूरोपीय शहरों में अचल संपत्ति की कीमत लगातार बढ़ने लगी थी। बढ़ने की उम्मीद में लोगों ने निवेश किया, लेकिन पूरे मूल्य स्थिर रहे या गिरे तो भारी नुकसान हुआ। अब देखिए अब क्या हुआ था, लोगों को लगा था 1873 में, लोगों को क्या लगा, लोगों को लगा कि भाई जो यूरोप का क्षेत्र है, ठीक है, वहां पे क्या होगा, जो संपत्ति है जिसे हम कहें रियल इस्टेट है, ठीक है, उसका ना पैसा, उसकी एक प्रकार से कहें वैल्यू बहुत बढ़ेगी। यूरोप के रियल इस्टेट्स की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ेगी, कीमत लगातार बढ़ती रहेंगी, लोगों ने ये लगा। तो लोगों ने क्या करा, बहुत ज्यादा हैवी इन्वेस्टमेंट कर दिया। नॉर्मल सी बात है, हमें भी अगर पता चलेगा कि भाई इस क्षेत्र की अगर वो बढ़ रही है तो हम क्या करेंगे, वहां पे कोशिश करेंगे कि वहां पे ले सके, ताकि इन फ्यूचर जब उसकी रकम बढ़ जाएगी तो हम उसे बेच के मुनाफा करेंगे। तो लोगों ने ये सोचा और क्या करा, लगातार लोगों ने उसमें निवेश किया, लेकिन उसका कभी मूल्य बढ़ा ही नहीं। ठीक है, और तो और जो रकम थी वो गिरती चली गई, जिससे लोगों को बहुत बड़े स्तर पर क्या हुआ, नुकसान हुआ। फिर तीसरा पॉइंट, शेयर बाजार में अटकलें। निवेशकों ने शेयर बाजार में अंधाधुंध निवेश किया। जब बाजार में गिरावट आई तो निवेशकों का विश्वास टूट गया और एक व्यापक जो संकट था वो सामने आके खड़ा हो गया था। ठीक है, व्यापक वित्तीय संकट सामने आ गया। अब उस समय लोगों ने क्या करा, बहुत बड़े स्तर पर लोगों ने स्टॉक एक्सचेंज में पैसा ठोक दिया था। ठीक है, भर भर के पैसा लगाया, प्राइवेट हो गए, सरकारी हो गए, सबने पैसा लगाया। बट एट द एंड क्या हुआ कि भाई गिरावट आई, बाजार ना गिर गया, डाउनफॉल आ गया था बाजार का बहुत बुरी तरह से। ठीक है, अब बाजार नीचे गिर रहा है, लोगों का लगाया हुआ पैसा कम होता जा रहा है। ठीक है, एक समय आया कि लोगों का पैसा बिल्कुल ही शून्य तक लगभग आ चुका था। ठीक है, तो लोगों का विश्वास टूट गया और लोगों के सामने एक वित्तीय संकट आ गया था। ये हो गया हमारा पहला पॉइंट, जो कि अत्यधिक निवेश को कवर अप करता है और अटकलों का बुलबुले को कवर करता है। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट देखते हैं, बैंकिंग और वित्तीय अस्थिरता। उस समय बैंकिंग प्रणाली बहुत नई और अस्थिर थी। ठीक है, जब ये संकट आया तब बैंकिंग की जो प्रणाली थी ना, एकदम नई थी, साथ के साथ स्थिर अस्थिर थी। मतलब कि एकदम से आप कह सकते हैं कि बैंकिंग जो व्यवस्था थी पक्की नहीं हो पाई थी, बस शुरुआती समय में थी, तो उससे चीजें इतने अच्छे से समझ में नहीं आती थी। फिर बैंकों द्वारा उच्च जोखिम वाले निवेश किए गए, विशेषकर रेलवे और रियल एस्टेट में। बैंकों ने भी सेम यही काम करा। बैंकों ने क्या करा, बहुत बड़े स्तर पर पैसा निवेश किया, इन्वेस्टमेंट किया, किसमें, रेलवे सेक्टर में और रियल इस्टेट सेक्टर में, जिससे क्या हुआ, वो बैंक को काफी अच्छा खासा नुकसान हो चुका था। ठीक है, इन क्षेत्रों में जब अपेक्षित लाभ नहीं हुआ तो कई बार कई बैंक तो डूब गए पूरी तरह से। ठीक है, जिन बैंकों ने अपने ग्राहकों का पैसा यूज करके, या कहें कि अपने पास जो बैंकों के पास जो जमा पूंजी रखी थी उसको यूज करके उन्होंने इन्वेस्टमेंट करा, बट उनको मुनाफा हुआ ही नहीं, और तो और उनको लॉस हो गया, तो कई बैंक इस चक्कर में डूब गए। फिर भारी ऋण दिया गया जिससे लोग समय पर नहीं लौटा सके, इससे बैंकिंग प्रणाली कमजोर हो गई और कई बैंक भी बंद हो गए। साथ के साथ क्या हुआ कि भाई बड़े स्तर पर ना लोगों को लोन दिए गए। ठीक है, अब लोन दिया गया तो बैंकिंग प्रणाली ने बहुत अच्छे स्तर पर लोन दिया, बट लोगों ने क्या करा, वो लोन रिटर्न ही नहीं करा बैंक को। तो इससे क्या हुआ, बैंक में पैसा नहीं आया, बैंकिंग प्रणाली कमजोर हो गई और बैंक तो कई बैंक बंद भी हो गए। फिर 1873 में प्रमुख बैंकों का दिवालिया होने लगा, तो होना। ठीक है, ये एक पॉइंट है कि 1873 में जो बड़े बड़े बैंक थे ना, उनका दिवालिया निकल गया, उनके पास वो बिल्कुल गरीब हो चुके थे एक तरह से। विशेष रूप से अमेरिका में वित्तीय प्रणाली को पूरी तरह से हिला गया और संकट यूरोप सहित अन्य देशों में भी फैल चुका था या फैल गया था। ठीक है, अब क्या हुआ कि भाई बैंकों का दिवालिया निकल गया, बड़े बड़े जो बैंक थे, नामी बैंक थे, जिसमें लोगों का पैसा लगा हुआ था, ठीक है, रखा हुआ था, तो वो बैंकों का दिवालिया निकल गया। अब जब ये संकट सामने आया तो ऐसा नहीं है कि ये संकट केवल यूरोप में ही था, ये यूरोप के साथ साथ जो यूरोप के आसपास के क्षेत्र हैं जो उससे जुड़े हुए हैं, उनमें भी ये संकट जा चुका था। तीसरा पॉइंट आता है वैश्विक बाजार में अस्थिरता। यूरोप और अमेरिका की मंदी का असर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर पड़ा, व्यापार घाटा, जिससे वस्त्र, कृषि और अन्य उत्पादों की मांग में गिरावट हुई। ठीक है, जो देश निर्यात पर निर्भर थे वो भी इस मंदी से प्रभावित हुए थे। अब देखिए पॉइंटों को समझते हुए चलते हैं, क्या हुआ कि यूरोप और अमेरिका में जो मंदी आई उसने क्या करा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो व्यापार होता था उसे बहुत बड़ा प्रभाव डाला था। ठीक है, अब क्या हुआ, व्यापार में जब घाटा हुआ तो वस्त्र,
कृषि और अन्य जो उत्पादक या फिर हम कहें प्रोडक्ट्स है, ठीक है, उनकी मांग में गिरावट हो चुकी थी, गिरावट आ गई थी। जो देश निर्यात पर निर्भर थे, उन पे भी मंदी का प्रभाव हुआ। ऐसे देश जो कि अन्य देश से सामान मंगाते थे अपने यहाँ पे, उन पे भी इस मंदी का काफी बड़ा प्रभाव पड़ा। मुद्रा मानक की समस्या, कई देशों ने सोने और चांदी का मुद्रा मानक अपनाया था। ठीक है, अब क्या हुआ कि भाई कई देश जो थे उन्होंने भाई पैसे को नापने के लिए या फिर हम कहें कि भाई सोने के मुकाबले एक होता है ना कि एक रकम रखी जाती है, एक चीज रखी जाती है कि भाई इसके अकॉर्डिंग हम चीजों को नापेंगे। जैसे कि डॉलर हो गए तो हम सारी करेंसी इसको डॉलर के अकॉर्डिंग नापते हैं। ठीक है कि भाई $1 इज इक्वल टू ये करेंसी। तो इस प्रकार से तो उस समय कई देशों ने क्या करा, सोना और चांदी को अपनाया था मुद्रा मानक के नाम पे। ठीक है, 1873 में अमेरिका ने चांदी मानक को त्याग दिया, जिससे चांदी की कीमत में भारी गिरावट आई और इससे वित्तीय बाजारों में अधिक अस्थिरता हो गई थी। फिर क्या हुआ, 1873 में अमेरिका ने जो चांदी का मानक था कि भाई चांदी के अकॉर्डिंग पैसा नापा जाएगा, ठीक है, तो इस चीज को अमेरिका ने पूरी तरह से त्याग दिया। अब अमेरिका ने जब त्यागा, इस चीज को छोड़ा, तो चांदी की कीमत जो थी ना उनमें भारी गिरावट आ गई थी। चांदी की कीमत एकदम आसमान छू रही थी, एकदम से ही वो नीचे गिरने लगी, क्योंकि अमेरिका ने क्या करा, चांदी का जो मानक था उसे त्याग दिया था। अब इससे क्या हुआ, वित्तीय बाजारों में और अधिक अस्थिरता आ गई। ठीक है, पहले से ही जो शेयर मार्केट थी या वित्तीय बाजार थे, उनमें गिरावट आ ही रही थी। ठीक है, अब एकदम से और अस्थिरता ला दी गई। ठीक है, अमेरिका के चांदी त्यागने के बाद। तो ये सब तीसरा पॉइंट हमने यहाँ पे 3 पॉइंट कवर करे। पहला था अत्यधिक निवेश और अटकलों का बुलबुला। ठीक है, जिसमें बहुत ज्यादा लोगों ने पैसा इन्वेस्ट किया। ठीक है, रेलवे सेक्टर में, और फिर एक प्रकार से कहें कि रियल इस्टेट सेक्टर में उनको कुछ नहीं मिला। फिर दूसरा, बैंकिंग सर्विस ने भी सेम यही काम करा, बहुत बड़े बड़े लोन दिए, बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करी, बट बैंक कई सारे बंद हो गए। और तीसरे में वैश्विक बाजार में अस्थिरता। ठीक है भाई, अब 2 देश गिर रहे हैं तो उनसे जुड़े हुए जितने भी देश हैं उनकी भी आर्थिक रूप से जो इकोनॉमी है वो भी खराब होती दिखाई दे रही थी। चौथा पॉइंट आता है युद्ध के बाद की आर्थिक परिस्थिति। 1870 और 71 में फ्रांस प्रशा युद्ध के बाद फ्रांस को भारी युद्ध हर्जाना देना पड़ा, जिससे यूरोपीय अर्थव्यवस्था पर दबाव पड़ा। ठीक है, अब क्या हुआ, 1870 से 71 में एक युद्ध हुआ था, फ्रांस प्राशा युद्ध। ठीक है, इसमें क्या हुआ, इस युद्ध के बाद फ्रांस को बहुत बड़े स्तर पर आप कहें हर्जाना देना पड़ा था। ठीक है, युद्ध के लिए, युद्ध जो उसने लड़ा था, तो जिससे क्या हुआ, यूरोपीय जो अर्थव्यवस्था थी ना यूरोप की, वो काफी और ज्यादा दबाव में आ गई थी, क्योंकि भाई बहुत बड़ा हर्जाना देना पड़ा था उसे। फिर युद्ध के बाद पुनर्निर्माण और पुनर्वास की प्रक्रिया ने आर्थिक संसाधनों पर अत्यधिक दबाव डाला। अब क्या हुआ कि भाई युद्ध हुआ है, चीजें टूटी है, पुनर्वास हुआ होगा। ठीक है, तो उन जो चीजें टूटी है भाई, उन चीजों को दोबारा बनाया जाएगा। ठीक है, पुनर्वास होगा, लोगों को फिर से बसाया जाएगा। तो इस चीज के ऊपर बहुत बड़े स्तर पर क्या हुआ, आर्थिक संसाधनों के ऊपर दबाव पड़ने लगा था। ठीक है, बहुत अच्छे स्तर पर पैसा खर्च हुआ, बहुत अच्छे स्तर पर आप कहें कि जितने भी आर्थिक संसाधन होते हैं वो यूज हुए थे युद्ध के बाद, जो कंडीशन है उसको ठीक करने के लिए। अमेरिकी गृह युद्ध जो कि 1861 से 65 तक चला था, के बाद अमेरिकी अर्थव्यवस्था में तीव्र परिवर्तन आया था। ठीक है, अमेरिका में जो गृह युद्ध हुआ था, सिविल वॉर, 1861 से 65 के बीच में। ठीक है, इससे क्या हुआ, इससे अमेरिका की जो अर्थव्यवस्था थी उसमें काफी तेजी से परिवर्तन, चेंजेस आए थे। ठीक है, औद्योगिकीकरण और पुनर्निर्माण की प्रक्रिया में अस्थिरता फैली। ठीक है, औद्योगिकीकरण जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था वो, और पुनर्निर्माण जो दोबारा से चीजों का निर्माण किया जा रहा था, इस प्रक्रिया में अस्थिरता फैली। मतलब अगर हम कहें कि जो प्रक्रिया है वो नॉर्मली एक लेवल पे चल रही है, ठीक है, तो सडनली जब पुनर्निर्माण और औद्योगिकीकरण में चेंजेस हुए, तो ये जो नॉर्मल लेवल पे चल रही थी इसमें अस्थिरता आने लगी। कभी हो रहा है, कभी बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, इस प्रकार से ये चलने लगा था। ठीक है, तो यह हमारा चौथा पॉइंट हो जाता है युद्ध के बाद की जो आर्थिक परिस्थितियां थी उनके बारे में। पांचवा पॉइंट आता है हमारा प्राकृतिक संसाधनों की कमी और उत्पादन लागत में वृद्धि। कृषि उत्पादकता में गिरावट और फसलों की कीमतों में कमी से ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा था। ठीक है, आप देखिए, अब आर्थिक मंदी जब आएगी ना, तो क्या होगा, लोगों के पास पैसा नहीं होगा चीजों को खरीदने के लिए। ठीक है, समझ रहे हैं कि भाई अगर मेरा सारा का सारा लगाया हुआ पैसा डूब जाएगा, तो मेरे पास पैसा नहीं होगा चीजों को खरीदने के लिए। तो सेम यही स्थिति थी जब आर्थिक रूप से बड़ी स्तर पर मंदी आई। ठीक है, तो कृषि उत्पादकता में गिरावट हो गई थी। ठीक है भाई, जो प्रोडक्शन हो रहा है कृषि के द्वारा, एक तो उसमें गिरावट हो गई, फसलों की कीमतों में कमी आ गई थी। भाई जो फसलें उगाई जा रही हैं, ठीक है, लेने वाले नहीं होंगे तो उनकी कीमतों में तो कमी आएगी। अब जब कमी आएगी तो गांव में जो लोग ये काम कर रहे हैं, फसल उगाने का, खेती बाड़ी का काम कर रहे हैं, ठीक है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। ठीक है, नेगेटिव इंप्रेशन पड़ा था काफी बड़े स्तर पर। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी और बेरोजगारी बढ़ गई थी। ठीक है, अब इससे क्या हुआ, जब भाई फसलें नहीं खरीदी जाएंगी, कीमतें गिरती चली जाएंगी, चीजें महंगी हो जाएंगी, तो गरीबी और बेरोजगारी बहुत बड़े स्तर पर बढ़ी थी। कोयला और लौह अयस्क
जैसे संसाधनों की आपूर्ति में अस्थिरता। अब कोयले की आपूर्ति और लोहे से रिलेटेड जो संसाधन है उनकी आपूर्ति में अस्थिरता आ रही थी, ठीक है। इसने क्या करा, इस चीज ने औद्योगिक उत्पादनों को प्रभावित किया और उत्पादन की लागत में बढ़ोतरी हुई थी। अब जब भाई चीजों जो है कोयला या लोहा नहीं लाया जाएगा, लोहा अयस्क नहीं लाए जाएंगे, संसाधनों की पूर्ति नहीं होगी, तो जो औद्योगिक उत्पादन हो रहा है ना, मतलब आप कहें कि इंडस्ट्री में चीजों का प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, अब वो प्रोडक्शन प्रभावित होगा इस चीज से, और उत्पादन की जो लागत है उसमें बढ़ोतरी होगी। भाई एक चीज को बनाने में जो पहले कम पैसा लगता था, अब जब रकमें बढ़ रही हैं तो उस चीज को बनाने में और ज्यादा पैसा लग रहा है, ठीक है, बढ़ोतरी हुई। छठा पॉइंट यहाँ पे आता है नीति नीति निर्माताओं की प्रतिक्रिया और सरकारी हस्तक्षेप की कमी। कई देशों की सरकार आर्थिक संकट से निपटने में समय पर सक्रिय और प्रभावशाली कदम नहीं उठा पाई। अब क्या हुआ कि ऐसा नहीं है कि केवल आर्थिक संकट आ रहा है तो देश सिर्फ देख रहा है, कई देश ने ऐसे थे कि भाई कुछ काम किए थे, बट यहाँ पे पॉइंट बनता है कि कई ऐसी सरकारें भी थी जिन्होंने आर्थिक रूप से कोई हाथ ही नहीं डाला, ठीक है, सक्रिय रूप से काम नहीं करा, कोई कदम नहीं उठाए ताकि जो आर्थिक संकट आ रहा है उसको कम किया जा सके। तो जिससे क्या हुआ, जनता को बहुत बड़े स्तर पर आप कहें कि आर्थिक संकट फेस करना पड़ा था। नीतिगत अस्थिरता और सरकार की निष्क्रियता ने स्थिति को और खराब कर दिया था, ठीक है भाई। नीतिगत अस्थिरता, भाई नीतियां नहीं बनाई गई टाइम पे कि आर्थिक जो संकट आ रहा है उसे फेस किया जा सके। दूसरा, सरकार ने सक्रिय रूप से काम नहीं किया, ठीक है, सरकार ने छोड़ दिया कि ठीक है जो हो रहा है हो रहा है, इस प्रकार की व्यवस्था, तो जो व्यवस्था थी ना वो और ज्यादा खराब होती चली गई। कठोर मौद्रिक नीतियां अपनाई गई जिसका उद्देश्य मुद्रा की कीमत को स्थिर बनाए रखना था, लेकिन इससे आर्थिक सुधारों की गति धीमी हो गई, ठीक है। फिर क्या हुआ भाई, कठोर मौद्रिक नीति, कई ऐसी नीतियां अपनाई गई, ठीक है, मुद्राओं के रिलेटेड, जिनका उद्देश्य क्या था कि भाई जो देश की मुद्रा है, जैसे कि भारत की बात करें तो हमारी मुद्रा रुपए है, ठीक है, रुपए है, तो इसकी कीमत ना गिरे, ठीक है, कीमत को स्थिर बना के रखा जाए सके, उसकी कीमत ना गिरे, तो इस चीज को बनाए रखने के लिए भाई नीतियां बनाई गई। परंतु जब ये नीतियां बनाई गई तो इसके कारण एक आप कह सकते हैं कि नेगेटिव पॉइंट निकला। नेगेटिव पॉइंट था कि आर्थिक जो सुधार हो रहा था ना उसकी गति धीमी हो गई थी, कि भाई अब हमारी जो करेंसी है वो करेंसी गिरेगी नहीं, एक स्थिर रूप से चलती रहेगी, तो इससे क्या होगा, आर्थिक जो सुधार हो रहा था देश में उसकी गति धीमी हो गई थी, ठीक है। ये पॉइंट है, ये 6 पॉइंट है जो कि हमारा किस चीज को डिस्कस करते हैं, ये डिस्कस करते हैं भाई 1873 में जो आर्थिक मंदी थी ना उनके कारणों को। तो आपको ये 6 कारण वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं कहूंगा आपके लिए है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि 1873 में हुई आर्थिक मंदी के जो कारण हैं उनको आप अच्छे से पढ़ लीजिए, आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे, ठीक है, एग्जाम में। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। हमारा अगला टॉपिक है 1873 में जो आर्थिक मंदी थी उसके क्या प्रभाव पड़े, ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट है, देखिए समझ लीजिए, कारण प्रभाव ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। किसी भी आप कहें कि कोई उत्पत्ति होती है या भी कोई घटना घटती है तो, ठीक है, तो आपको क्या करना है, 1873 की जो आर्थिक मंदी थी उसके कारणों को पता कर लेना है, जो कि हमने ऊपर डिस्कस करे हैं, ठीक है, 6 कारण। अब हम बात करेंगे उसके प्रभावों की, ये हम देखते हैं। 1873 की आर्थिक मंदी का प्रभाव बहुत गहरा और व्यापक पड़ा था, मतलब काफी गहरा प्रभाव था और बहुत बड़े स्तर पर प्रभाव पड़ा था, जिसने यूरोप, अमेरिका और अन्य औद्योगिक राष्ट्रों की अर्थव्यवस्थाओं को कई वर्षों तक प्रभावित किया था, ठीक है। ये जो आर्थिक मंदी हुई थी इससे यूरोप भी काफी बड़े स्तर पर प्रभावित हुआ, अमेरिका भी हुआ, और इसके साथ साथ ऐसा अन्य देश जो कि औद्योगिकीकरण की राह में थे, ठीक है, या डेवलपमेंट कर रहे थे, ठीक है, उनकी अर्थव्यवस्थाओं को भी कई वर्षों मतलब कई सालों तक इससे ये प्रभावित रहे थे। इस मंदी के प्रमुख प्रभावों को विस्तार से समझते हैं, ठीक है। तो पहली आती है जो प्रभाव पड़ा है वो है लंबी अवधि की मंदी, लॉन्ग डिप्रेशन। यह आर्थिक मंदी लगभग 20 साल तक चली थी, ठीक है, मतलब समझ लीजिए कि लगभग आपका 1873 में आर्थिक मंदी आई तो लगभग वहां से लेकर 20 सालों तक आर्थिक मंदी चली, जिससे इसे लॉन्ग डिप्रेशन के नाम से जाना जाता है। हालांकि मंदी के दौरान कुछ क्षेत्रों में थोड़ी वृद्धि हुई, ठीक है, मंदी तो थी परंतु कुछ क्षेत्र जो कि मंदी के दौरान भी आप कहें कि ग्रो हुए थे, ठीक है, ऐसे कई सेक्टर्स थे तो उनमें वृद्धि हुई थी, लेकिन अधिकांश समय आर्थिक गतिविधियां दबाव में रही थी, ठीक है। परंतु ज्यादातर समय कहें तो आर्थिक गतिविधियां मतलब आर्थिक रूप से जो भी गतिविधि की जा रही थी धन से रिलेटेड, ठीक है, वो सब की सब आप कहें कि दबाव में थी। इससे यह साफ होता है कि मंदी का असर दीर्घकालिक था और इसने कई सालों तक वैश्विक अर्थव्यवस्था को क्या करा था, प्रभावित किया था, लंबे समय तक चली थी, ठीक है, ये जो मंदी है। ये पहला पॉइंट होता है। दूसरा पॉइंट होता है उद्योगों में उत्पादन की कमी। मंदी के कारण उद्योगों का उत्पादन घट गया, जिससे कारखाने और उद्योगों में बड़े पैमाने पर छटे
जो छटनी हुई थी, ठीक है। आप देखिए समझिए, मंदी के कारण क्या हुआ था, जो उद्योग थे बड़े बड़े, आप कहें कारखाने थे, कंपनियां थी, वो जिस भी चीज का प्रोडक्शन करते थे ना, वो प्रोडक्शन कम हो चुका था, ठीक है। कारखाने और उद्योगों में बड़े पैमाने पर छटनी हुई, मतलब लोगों को छांट दिया गया था। कई कारखाने थे वो बंद हो गए, या उन्होंने अपने कर्मचारियों की संख्या में भारी कटौती की थी, ठीक है। मतलब बहुत बड़े स्तर पर लोगों को जॉब से हटा दिया गया था, या तो वो कारखाना पूरी तरह से बंद हो गया। तो बेरोजगारी में वृद्धि के कारण श्रमिक वर्ग की स्थिति बदतर हो गई थी। अब भाई जो लोग काम कर रहे थे उन्हें काम से निकाल दिया, तो वो बेरोजगार हो गए, ठीक है। अन्य जो लोग काम करने के सेक्टर में आने वाले थे वो अभी से ही बेरोजगार हैं, क्योंकि लोग काम ही नहीं है। तो क्या हुआ, जो श्रमिक वर्ग था, जो काम करने वाला वर्ग था, उसकी स्थिति बहुत ज्यादा बदतर होती चली गई थी। काम की तलाश में हजारों लोग शहरी क्षेत्रों में भटकते रहे। इस स्थिति में सामाजिक तनाव, अशांति को बढ़ावा, जिससे पूरे समाज में असंतोष और अव्यवस्था फैली। अब क्या हुआ कि भाई काम तो ढूंढना है, लोगों को काम करना है, तो काम की तलाश में लोग क्या करते थे, शहरों में भटकते थे। जो लोग गांवों में थे वो शहरीकरण करके शहर में आके बस रहे थे कि भाई कहीं तो काम मिलेगा, इस उस सोच पे, परंतु उन्हें काम ही नहीं मिल रहा था, जिससे क्या हो रहा था, सामाजिक तनाव बढ़ रहा था, समाज में तनाव आ रहा था, फिर अशांति बढ़ रही थी, और पूरे के पूरे समाज में क्या कहें, असंतोष और अव्यवस्था फैल चुकी थी। तीसरा पॉइंट आता है श्रमिक अधिकारों के लिए संघर्ष। मंदी और बेरोजगारी के कारण श्रमिकों की स्थिति बहुत कठिन हो गई थी, ठीक है। जैसा कि मैंने ऊपर बताया, भाई काम नहीं है लोगों के पास, तो लोग क्या कर रहे हैं, उनकी जो स्थिति है वो कठिन होती जा रही है। श्रमिकों ने बेहतर वेतन, कार्य की बेहतर स्थिति और अधिकारों की मांग करी थी, ठीक है। जो लोग श्रमिक थे, ठीक है, काम करने वाले जो वर्कर्स थे, उन्होंने क्या करा, अच्छे वेतन के लिए और बेहतर कार्य की बेहतर स्थिति, मतलब काम करने की जो स्थिति हो वो और ज्यादा अच्छी हो, इस चीज के लिए उन्होंने क्या करा, अधिकारों की अपनी मांग करी। इससे श्रमिक आंदोलन का जन्म हुआ। कई देशों में, विशेष रूप से अमेरिका और यूरोप में ट्रेड यूनियन का विकास हुआ। ये यूनियन श्रमिकों की आवाज बनी और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष किया था, ठीक है। अब क्या हुआ कि अमेरिका सहित यूरोप और कई अन्य देशों में, तो हम ये कहें कि ट्रेड यूनियन तक बना दी गई थी। ऐसी यूनियन या फिर कहें कमेटी, जो कि ध्यान रखती थी, या फिर किन लोगों का, जो श्रमिक थे ना उन लोगों का ध्यान रखती थी कि भाई उनको कोई परेशानी ना हो। परेशानी का मतलब भाई उन्हें अच्छा वेतन मिले, उनको कार्य मिले काम करने के लिए, ठीक है, और उनके अधिकारों की रक्षा हो, इस चीज के लिए कमेटी बना दी गई थी, या जो यूनियन है वो बनाई गई थी, जिसका नाम था ट्रेड यूनियन कह सकते हैं, ठीक है। चौथे पॉइंट में आता है बैंक और वित्तीय संस्थानों का पतन हो गया था। जैसे कि मैंने ऊपर कारण में बताया कि बैंकों ने क्या करा था, बड़े स्तर पर लोन दिए थे, बड़े स्तर पर बैंकों ने इन्वेस्टमेंट करी थी, रियल एस्टेट सेक्टर में और रेलवे सेक्टर में। बट क्या हुआ, एक प्रकार से हम ये कहें कि भाई इन दोनों सेक्टर में उन्हें बहुत बड़े स्तर पर घाटा हुआ, कई बैंक बंद हो गए, ठीक है, कई बैंकों का दिवालिया निकल गया, जो बड़े बैंक थे उनका दिवालिया हो गया था। तो बैंकों और वित्तीय संस्थान जो थे, मतलब आप कहें कि भाई फाइनेंशियली जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस है ना, उनका पतन हो चुका था, वो खत्म हो चुके थे। मंदी के दौरान कई बड़े बैंक और वित्तीय संस्थानों का दिवालिया हो गया था। बैंक का पतन आर्थिक अस्थिरता को और बढ़ा देता है, जिससे आम जनता का वित्तीय संस्थानों से विश्वास कम हो गया था, ठीक है। अब क्या हुआ भाई, बड़े बैंक और बड़े जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस थे उस समय, ठीक है, वो पूरी तरह से समाप्त हो चुके थे। अब भाई, अब लोग जो है, आम जनता है, उन्होंने अपना पैसा बैंक में रखा है सेविंग्स के तौर पे, बट क्या हो रहा है कि भाई बैंक को एक प्रकार से कहें कि अपनी पूंजी सहित उनका पैसा कहीं ना कहीं ऐसी जगह यूज कर रहा है। तो लोगों को क्या हुआ, वित्तीय संस्थान और बैंक के ऊपर से लोगों का विश्वास पूरी तरह से उठ गया था। लोगों ने बैंक से अपनी जमा पूंजी निकालने की कोशिश की। अब देखिए, अब लोगों को समझ आ गया था कि भाई बैंक हमारा पैसा सेफ नहीं रख पाएगा, तो उन्होंने क्या करा, अपनी जो सेविंग्स थी उन्हें निकालने की कोशिश करी, जिससे बैंक पर दबाव बढ़ा और वे अधिक संकट में आ गया था। अब भाई, जब लोग बैंक से पैसा ही निकाल लेंगे, अपना सारा का सारा कैश निकाल के अपने घर में रख लेंगे, तो बैंक के पास क्या रहेगा, कुछ भी नहीं। अब बैंक के सामने ये संकट आ चुका था। पांचवा पॉइंट क्या डिस्कस करता है, कृषि उत्पादों की कीमतों में गिरावट। मंदी का प्रभाव कृषि पर भी पड़ा था, ठीक है, जो खेती बाड़ी का सेक्टर है उस पर भी पड़ा था। कृषि उत्पादों की मांग में कमी आई, जिससे उनकी कीमतों में भारी गिरावट हुई, ठीक है। भाई देखिए, कृषि, खेती करके जो चीजें उगाई जाती थी, उत्पाद की जाती थी, ठीक है, अब उनकी जो कीमतें थी उन कीमतों में कमी आ चुकी थी, ठीक है। भाई एक सपोज करिए कि एक चीज 100 रुपए की, एक प्रकार से एक किसान ने मेहनत करके सब कुछ करके 100 रुपए में वो चीज उगाई, परंतु अब उस चीज की कीमत आज है 80 रुपए या 50 रुपए, तो क्या वो बेच पाएगा, नहीं, वो तो किसान तो घाटे में है, नॉर्मल सी बात है, ठीक है। तो कीमतों में क्या हुई, भारी गिरावट आई। इससे किसानों की आय में कमी आई और ग्रामीण अर्थव्यवस्था संकट में आ गई थी। अब भाई जो किसान मेहनत करके कृषि करके चीज का उगाते हैं, ठीक है, और उससे उनकी आय होती है, परंतु उनकी आय में ही कमी आ गई, तो इससे क्या हुआ, ग्रामीण जो अर्थव्यवस्था थी, गांव की जो अर्थव्यवस्था थी, वो संकट में आने लग गई थी। इस स्थिति ने
कई किसानों का दिवालिया कर दिया और उन्हें खेतों खेतों को खोना पड़ा। ठीक है, ऐसा हुआ कि भाई नॉर्मल सी बात है कि उस समय क्या होता था कि किसान के पास ना अपने पास पैसा नहीं होता था। ठीक है, तो वो क्या करते थे, वो एक प्रकार से भाई किसी अन्य व्यक्ति से, जमींदार से या किसी अन्य व्यक्ति से पैसा लेते थे ताकि वो बीज खरीद सके। ठीक है, कृषि के लिए जितने भी अन्य संसाधन हैं उन्हें खरीद सके, उन्हें ला सके, अपने यहाँ खेती कर सके। और जब भी वो अपना माल बेचते थे तो उससे आए हुए पैसे से जमींदार का पैसा चुका देते थे और अपना जीवन यापन करते थे। परंतु अब जब भाई सामान ही नहीं बिक रहा है या फिर सामान कम रेट पे बिक रहा है तो क्या हो रहा है, वो तो घाटे में चले गए। ठीक है, वो तो फंस गए। तो इससे क्या हुआ, उन्हें अपना खेत बेचकर जो पैसों के चुकता है वो करना पड़ा था। कई किसान शहरों की ओर पलायन करने के लिए मजबूर थे। कई किसान अपने गांव छोड़ के शहर की तरफ आ गए थे। छठा पॉइंट आता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में गिरावट। मंदी का असर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर भी काफी बड़े स्तर पर और भारी स्तर पर पड़ा था। वैश्विक वैश्विक व्यापार में भारी गिरावट आई जिससे देशों के बीच आर्थिक संबंध जो थे कमजोर हो गए थे। ठीक है भाई, अब मतलब इंटरनेशनल लेवल पर जो बिजनेस होता था, व्यापार होता था, उसमें गिरावट आ रही है तो दो देशों के बीच में जो अच्छे संबंध थे ना वो संबंध भी खराब होते चले गए। इसके परिणाम स्वरूप कई देशों ने अपने घरेलू उद्योगों को बचाने के लिए संरक्षणवादी नीतियां अपनाई थी। ठीक है, अब इसके परिणाम क्या निकला कि भाई देशों के बीच में जब संबंध खराब हो रहे हैं तो इसका अंत में परिणाम ये निकला कि कई ऐसे देश सामने आए जिन्होंने घरेलू उद्योग, जो उनके यहाँ पे अपने उद्योग थे, उनको बचाने के लिए संरक्षणवादी नीतियां अपनाई थी। इससे व्यापारिक संबंधों में गिरावट आई और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भी गिरावट आई थी। ठीक है, कि भाई अब वो देश अपने यहाँ पे जो उद्योग है, मतलब उस देश में जो उद्योग है, ठीक है, उनको बचाने की कोशिश कर रहा था, जिससे क्या हो रहा था कि भाई उसके जो संबंध है वो अन्य देशों से कहीं ना कहीं खराब हो रहे थे। परंतु क्या करें, अंतर्राष्ट्रीय स्तर व्यापार भी इससे गिरावट में आ रहा था। सातवां पॉइंट है अचल संपत्ति की कीमतों में गिरावट, मतलब रियल एस्टेट की अगर हम बात करें तो अचल संपत्ति की कीमतों में गिरावट आई जिससे निर्माण क्षेत्र में मंदी आ गई। कई निर्माण परियोजनाएं अधूरी रह गई या बंद हो गई। अचल संपत्ति में निवेश की कमी ने आर्थिक गतिविधियों को कमजोर किया क्योंकि निर्माण और अचल संपत्ति उद्योगों का एक बड़ा हिस्सा आर्थिक विकास और महत्वपूर्ण के लिए महत्वपूर्ण है। अब देखिए समझिए, मतलब रियल एस्टेट सेक्टर में क्या हो रहा था कि भाई जो जमीनों की कीमत थी ना वो गिर रही थी। ठीक है, गिरावट आती ही जा रही थी जमीनों की कीमत में, जिससे क्या हो रहा था कि भाई अब जमीन की कीमत अच्छी होगी, ठीक है, लोग कमाएंगे तो निर्माण भी करेंगे कहीं ना कहीं। तो अब जब जमीन की कीमत ही गिर रही है तो निर्माण जहां हो रहा था ना वो निर्माण भी रुक चुका था। कई जगह निर्माण की गति धीमी हो गई थी, कई जगह पूरी तरह से निर्माण ही रुक गया था। ठीक है, नए नए जो प्रोजेक्ट्स थे वो अधूरे ही छोड़ दिए गए क्योंकि भाई पैसा नहीं है अब उस काम को पूरा करने के लिए, ये स्थिति आ चुकी थी। ठीक है, अब इससे क्या हो रहा था कि भाई आर्थिक गतिविधियों की और कमजोर की आर्थिक गतिविधियां जो थी उनके और कमजोर हो गए थे। ठीक है, क्योंकि निर्माण और अचल संपत्ति, मतलब आप कहें कि भाई किसी चीज का कंस्ट्रक्शन और जो रियल एस्टेट है ये दोनों उद्योगों में बड़े हिस्सा था। ठीक है, परंतु अब क्या करें कि भाई पैसा जब कम है लोगों के पास और संपत्ति जो है, मतलब जमीन का रेट जब गिर रहा है तो लोग पीछे हट रहे थे। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट इस सेक्टर में नहीं कर रहे थे, जिससे क्या होता है निर्माण चीजों का रुक रहा था। तो सर्वप्रथम सी बात है कि भाई जमीन की, इस पॉइंट में आप ये लिख सकते हैं कि रियल एस्टेट या फिर अचल संपत्ति की जमीन की कीमत, मतलब कीमतों में गिरावट के कारण क्या हो रहा था, लोग अपना पैसा इन्वेस्ट करने से डर रहे थे जो बचा हुआ था उनके पास, और जो उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया था कहीं ना कहीं उस पैसे की भी रकम गिरती जा रही थी। तो क्या हो रहा था कि भाई निर्माण काम रुक चुका था। ठीक है, प्रोडक्ट जो प्रोजेक्ट्स बन रहे थे उस समय वो रुक चुके थे। ठीक है, ये स्थिति थी। आठवां पॉइंट आता है समाज में अस्थिरता। बेरोजगारी और आर्थिक कठिनाइयों के कारण समाज में अस्थिरता और अशांति फैली। कई जगहों पर दंगे और प्रदर्शन हुए, विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जहां श्रमिक वर्ग पर भारी दबाव था। ठीक है, अब समाज में भाई बेरोजगारी ज्यादा है, ठीक है, आर्थिक रूप से लोग काफी सारे परेशानियां झेल रहे हैं, तो समाज में अस्थिरता बनी जाती है, नॉर्मल सी बात है। पर अब इसके चलते क्या हो रहा था, कई जगहों पे दंगे हो रहे थे, प्रदर्शन हो रहे थे, और ऐसी जगहों पे ज्यादा हो रहे थे जहां पे श्रमिक वर्ग के ऊपर भारी दबाव था। ठीक है, आर्थिक कठिनाइयों के कारण क्या हो रहा था, आपराधिक गतिविधियां बढ़ रही थी। अब भाई फाइनेंशियली जो लोग प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, अब वो लोग क्या कर रहे थे, आपराधिक गतिविधियों को बढ़ावा दे रहे थे। मतलब बढ़ावा देने का मतलब वही लोग कहीं ना कहीं इन आपराधिक गतिविधियों में बढ़ रहे थे। ठीक है, चोरी डकैती जैसी चीजें बहुत होने लगी थी और अन्य आपराधिक गतिविधियां बढ़ने लगी, जिससे समाज में असुरक्षा की भावना बढ़ गई थी। अब भाई देखिए, लोगों के पास काम नहीं है, पैसा नहीं है, तो लोग कहीं ना कहीं से तो पैसा लाने की कोशिश करेंगे। तो लोगों ने गलत रास्ता को चुना। गलत रास्ता था चोरी डकैती करना। ठीक है, इस प्रकार की चीजें और भी कई सारी चीजें थी जैसे अन्य आपराधिक गतिविधियां। ठीक है, तो ये सारी उन लोगों ने चुना करने के लिए, और इससे क्या हुआ कि समाज में भाई जो असुरक्षा की भावना है ना वो फैल चुकी थी। नौवां पॉइंट आता है सरकारी हस्तक्षेप और नीतिगत सुधार। कई देशों की सरकारों ने आर्थिक संकट से निपटने के लिए नीतिगत सुधार किए। कुछ ने बैंकिंग प्रणाली में सुधार किया जबकि अन्य ने श्रम कानून और सामाजिक सुरक्षा उपायों
को लागू किया था। ठीक है, कई ऐसे देश की मतलब कई देश थे जिनकी जो गवर्नमेंट थी ना, उन्होंने आर्थिक संकट से निपटने के लिए भाई सुधार करने की, नीतिगत सुधार करने की तय किया कि भाई हम लोग नीतियां बनाएंगे। ठीक है, एक प्रकार से कहें कि हम स्कीम्स लाएंगे नई नई। ठीक है, और उनके आधार पर हम लोग अपने देश में क्या करेंगे, विकास करेंगे। और कई देशों में क्या हुआ कि भाई बैंकिंग जो प्रणाली थी, बैंकिंग सेक्टर था, उसमें सुधार किया गया ताकि इन फ्यूचर ऐसी अगर कोई परेशानी आती है तो वो बैंकिंग सेक्टर ढह ना जाए। ठीक है, इस प्रकार से। जबकि कई ऐसी जगह भी थी या देश कहें तो वहां पे जो श्रम कानून है ना, उनको लागू किया गया, सामाजिक सुरक्षा के उपाय लागू किए गए। इस मंदी ने अर्थशास्त्रियों और नीति निर्माताओं को आर्थिक स्थिरता और विकास के लिए नए दृष्टिकोण और नीति या विकसित करने के लिए प्रेरित किया। अब देखिए, अब पूरे विश्व ने एक प्रकार से कहें कि भाई अमेरिका, यूरोप और भी कई सारे देशों ने आर्थिक मंदी देख ली थी। अब उन देशों में जो भाई आप कहें अर्थशास्त्री थे, इकोनॉमिस्ट, ठीक है, जो लोग थे जो कि इकोनॉमी में बड़ा योगदान देते हैं, उन्हें समझ आया कि भाई ऐसी भी कोई स्थिति आ सकती है। ठीक है, तो उन्हें एक आइडिया लगा नई नई प्रकार की नीतियों को बनाने का, जिससे इन फ्यूचर अगर ऐसी कोई संकट आता है, आर्थिक मंदी आती है, तो उससे निपटा जा सके। ठीक है, तो ये था। 10वां पॉइंट आता है राजनीतिक प्रभाव। आर्थिक संकट के कारण सरकारों और राजनीतिक दलों की लोकप्रियता में गिरावट आई थी। जब आर्थिक संकट आया तो जो सरकार थी और जो राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टी थी, राजनीतिक दल थे, उनकी लोकप्रियता, उनकी पॉपुलैरिटी में क्या हुआ, गिरावट आई थी। पॉपुलर भाई जो पार्टी पहले पॉपुलर थी, अब उसकी पॉपुलैरिटी में गिरावट आ चुकी थी। जनता ने उनकी नीतियां और निर्माणों की आलोचना की। ठीक है, जनता ने सरकार के द्वारा बनाई गई नीतियां और जो निर्णय उन्होंने लिए थे उनके आलोचना की थी, जिससे कई जगहों पर सरकारें गिर गई या राजनीतिक परिवर्तन हुआ। अब इसके कारण क्या हुआ, कई जगह तो सरकार पूरी तरह से गिर चुकी थी। ठीक है, जनता ने पूरी सरकार को गिरा दिया था, और कहीं कहीं तो राजनीतिक परिवर्तन हुए थे बड़े स्तर पर। आर्थिक अस्थिरता, सामाजिक असंतोष ने नई राजनीतिक और सामाजिक विचारधाराओं को जन्म दिया। ठीक है, आर्थिक रूप से अस्थिरता आ रही थी, सामाजिक रूप से आप कहें कि असंतोष बढ़ रहा था समाज में, तो इसने क्या करा, लोगों को नई मतलब राजनीतिक और सामाजिक विचारधारा को जन्म दिया कि भाई एक नई राजनीतिक व्यवस्था होनी चाहिए, एक नई सामाजिक विचारधारा होनी चाहिए। इस प्रकार से लोगों को बढ़ावा दिया। फिर समाजवाद, श्रमिक अधिकारों के लिए संघर्ष और आर्थिक सुधारों के विचार व्यापक रूप से स्वीकार किए गए। ठीक है, अब क्या हुआ, समाजवाद को अपनाया गया कई जगह। ठीक है, श्रमिक जो अधिकार थे उनके लिए संघर्ष किया गया, उन्होंने संघर्ष किया तो उस चीज को अपनाया गया, और आर्थिक सुधारों के लिए नए नए विचारों को लाया गया। ठीक है, 12वां पॉइंट आता है आपका प्राकृतिक संसाधनों का दहन। मंदी के दौरान कृषि और उद्योगों में बढ़ते दबाव के कारण प्राकृतिक संसाधनों का दहन अधिक हुआ था। ठीक है, क्या हो रहा था कि भाई मंदी आ गई है, तो कृषि सेक्टर में और उद्योग सेक्टर में जब दबाव बढ़ा तो प्राकृतिक जो संसाधन थे ना, उनको ज्यादा से ज्यादा दहन किया जाने लगा। मतलब आप कहें कि भाई पेड़ों को काट के लकड़ियों को यूज किया जाने लगा, कोयले का यूज किया जाने लगा बड़े स्तर पर, जिससे पर्यावरण पर भी काफी अच्छा खासा प्रभाव पड़ा था, प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। साथ ही ग्रामीण इलाकों में कृषि संकट, बेरोजगारी के कारण लोग शहर की ओर पलायन करने लगे थे। अब क्या हुआ कि भाई जब गांव में काम नहीं बचा तो लोग गांव को छोड़कर शहर की तरफ जाने लगे थे। ठीक है, ये एक बड़ी प्रॉब्लम आ चुकी थी। फिर इससे शहरी क्षेत्र में आबादी बढ़ गई थी। ठीक है, और समस्याएं वहां पे भी उत्पन्न होने लग गई थी। 12वां पॉइंट आता है आपका उद्योगों और व्यवसायों में समापन। मंदी के दौरान कई छोटे और मध्यम आकार के व्यवसाय बंद हो गए थे। ठीक है, मीडियम लेवल के या स्मॉल लेवल के जो बिजनेस थे ना, वो पूरी तरह से ठप हो चुके थे, बंद हो चुके थे। इसका फायदा बड़े उद्योगपति और कंपनियों को पड़ा, ने उठाया। ठीक है, अभी क्या हुआ कि इसका फायदा किसने उठाया, जो बड़े बड़े उद्योगपति जिनके पास अच्छा खासा धन है या बड़ी कंपनियां ने उठाया। उन्होंने क्या करा, उन्होंने इन व्यवसायों का अधिग्रहण किया, मतलब एक प्रकार से अपने अंदर ले लिया। ठीक है, अपने एक प्रकार से खरीद लिया उन व्यवसायों को। मंदी के बाद इन उद्योगों, कई उद्योगों में कॉरपोरेट समेकन हुआ, जिससे बड़ी कंपनियों ने बाजार में मोनोपोली स्थापित कर ली। इससे प्रतिस्पर्धा कम हो गई और कॉर्पोरेट शक्ति बढ़ी। अब देखिए, अब क्या हुआ, जब भाई बड़ी बड़े उद्योगपति या कंपनी छोटे उद्योगों को अपने अंदर मिला लेंगे, ठीक है, तो इससे क्या होगा कि उनका कंपटीशन कम हो जाएगा। तो ये 12 कारण है, सॉरी 12 प्रभाव है आर्थिक मंदी के, जो कि 1873 में हुई थी, जिससे अंदाजा लग जाता है कि भाई मंदी के बाद क्या क्या प्रभाव पड़े थे। ठीक है,